Hello students, this is Surya Pratap Singh and today we are gonna begin with lecture number 2 of chapter 5 of class 11th, है ना। तो यहाँ पर हम जहाँ पर हमने ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर नॉर्मल रिएक्शन पर, तो वहीं से हम आगे बढ़ेंगे आप इस लेक्चर में, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने एरिस्टोटल पॉलिसी डिस्कस करी थी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमने इनर्शिया समझा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन एंड मोशन विथ ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑल द इनर्शियाज लाइक रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आए थे, क्योंकि हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कितने प्रकार के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो हमने देखे थे। तो उसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, है ना, वीक फोर्सेस थे, न्यूक्लियर फोर्सेस थे। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में भी हमको जो मेनली पढ़ने थे मेजरली इस चैप्टर में वो थे हमारे नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, ठीक है। तो हम नॉर्मल रिएक्शन पर आ गए थे। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, बट शायद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी वो एकदम से बंद हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं फिर से नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस करूँ और वहीं से स्टार्ट करूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स perpendicular to surface, or you can say perpendicular to point of contact, perpendicular to point of contact। बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो जनरली जैसे अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज मास m का, तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे हमारा कोई फोर्स लगा रहा होगा सपोज mg, ठीक है। अब इस mg को कुछ तो चीज है जो बैलेंस कर रही है, अदरवाइज ये ब्लॉक जमीन फाड़ के नीचे घुस जाता, राइट। तो यानी कि सरफेस जो है वो इस ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। वैसे आप लोग जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब बेसिकली ये सरफेस ने इस ब्लॉक पे ये जो एन लगाया ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन जो भी फोर्स था, तो इस ये जो भी एक्शन हुआ इसका रिएक्शन यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एन एंड एम जी आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है आपके, ये एन और ये एन, क्लियर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसको और भी चीजों पे अगर मैं बनाना चाहूं तो जैसे कि मैंने लिखा है कि इट इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर मैं ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन लूं सपोज और यहाँ पर कुछ एम मास रख दूं, तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। हाँ भाई आप बता सकते हो, आप बोलोगे यहाँ पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन साहब, सही है। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इस पे लगाएगा और ये जो भी ब्लॉक है ये सरफेस पे इसका इस एक्शन का रिएक्शन देगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सही बात है, सही बात है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि जैसे अगर कुछ ऐसी बॉडी में कांटेक्ट में रख दूं सपोज, आप बोलो कि ऐसा कोई अर्थ है और अर्थ पे मैंने ऐसा कुछ एम मास रख दिया है, तो बताओ कैसा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कुछ होगा। और हमेशा इस पूरे जो भी स्फेयर है, ये जो हमारा अर्थ है ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो स्फेयर जो होता है, स्फेयर के ऊपर परपेंडिकुलर अगर कहीं डालेंगे तो वो स्फेयर के कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, क्लियर है। तो हम अर्थ पे रखी हुई बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, राइट। सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो सरफेस उस बॉडी पर एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। वेरी सिंपल, सही है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो आप पॉज करके फटाफट इसको लिख सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं लिखा है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो ही भाई आपकी नॉर्मल रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो है हमारी टेंशन, ठीक है। तो टेंशन के बारे में हमने डिस्कस करना चालू किया था, वहां पे वीडियो पॉज हो गया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टेंशन। ओके, क्या होता है टेंशन भाई, कहाँ आता है टेंशन? तो जनरली आपको रॉड में, स्ट्रिंग्स में, चेन में बोल सकते हो आप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टेंशन देखने को मिलेगा। मेजरली आपके लिए स्ट्रिंग्स में ही है, ठीक है। आपके सिलेबस में मेजरली स्ट्रिंग्स में मानो आप, ठीक है। बाकी रॉड में और चेन में भी टेंशन होता है। क्लियर है? होता क्या है ये टेंशन बेसिकली? तो आप एक बहुत से छोटे से एग्जांपल से समझे कि सपोज ऐसे धागे पे मैंने कोई बॉब लटका दिया एम्मास का, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स mg इसको नीचे की तरफ अर्थ की टुवर्ड्स खींचेगा इस बॉब को, सही बात है। अब ये बॉब नीचे गिर नहीं रहा है, मतलब रस्सी ने इस बॉब पे एक फोर्स लगा रखा है। बात समझ में आई? रस्सी ने इस बॉब पे एक फोर्स लगा रखा है। वो फोर्स कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, तभी ना ये बॉडी इधर के इधर है इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज ये इधर नहीं होती। बात समझ में आई? तो यानी कि ये जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो इस mg को बैलेंस कर रहा है इस स्ट्रिंग में, वो फोर्स हमारा क्या है? टेंशन है। क्लियर है? वो फोर्स हमारा क्या है? टेंशन है। सही बात है। तो दिस इज टेंशन। और अच्छे और एग्जांपल्स अगर आपको लेने हो टेंशन के, तो जैसे अगर कुछ मैं सपोज एक m1 मास है, ये एक m2 मास है, ठीक है। यहां से मैंने कुछ फोर्स F लगा दिया सपोज रस्सी में, और ये रस्सी से ये बांध रखा है, ठीक है। तो अब ये F फोर्स लगाया, ये स्ट्रिंग है हमारी। तो अब पूछा गया आपसे कि यहां पे टेंशन क्रिएट होगी स्ट्रिंग्स में। यार लॉजिकल सी बात है, ये फोर्स ने, इस स्ट्रिंग ने इसको ऐसे खींचा, तो यानी कि इस ब्लॉक के इस पॉइंट को आगे की तरफ किसने खींचा? टेंशन ने खींचा ना। कोई एक टेंशन रही ना, वही तो इसको आगे खींच रही। तो ये जो टेंशन इधर रही, सपोज मैं बोल देता हूं T1। क्लियर है? अब यहां पर जो टेंशन होगी, सोच के देखो, इस ब्लॉक, ये अगर मैं ऐसे सिस्टम को ऐसे खींचूंगा तो ये ब्लॉक भी आगे आएगा, मतलब यहां पर भी ये कुछ टेंशन रही होगी, पर वो सेम रही होगी कि अलग? वो अलग रही होगी। क्यों अलग रही होगी? हमको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। क्या दिमाग में रखना है? स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस? यार लॉजिकल सी बात है कि यहां पर ये जो इसने फोर्स लगाया, वो पूरा का पूरा फोर्स इसको मिला आगे की तरफ, ये जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ बीच में लॉस हुआ होगा। लॉजिकल सी बात है ना? तो स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस, वेरी सिंपल। यहां पर जो टेंशन बनाऊंगा वो T2 बनाऊंगा इस तरफ। अब यहां पे क्यों बनाई सर आपने? मेरे को हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ब्लॉक हो, जैसे ये बॉब था तो बॉब का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे ब्लॉक या स्ट्रिंग कांटेक्ट में है, वहां पर मैं टेंशन बनाऊंगा, वहां पे मैं टेंशन को दिखाऊंगा, वहां पे टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टूट नहीं रही है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ना खिंच रही है ना टूट रही है, मतलब इस स्ट्रिंग में जो नेट फोर्स है वो क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पर T2 इधर है तो T2 इधर है, तो वो दोनों एक दूसरे को कट कर गए, पर इस T2 ने इसको चलाया। बात समझ में आई है ना। पर इस स्ट्रिंग को बचाने के लिए ये T2 था, ठीक है। तो आपको दो चार चीजें साइमल्टेनियसली सोचनी पड़ेंगी, तब जाके आपको टेंशन समझ में आएगी। क्लियर है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग इतना दौड़ा सकते हो कि भाई स्ट्रिंग चेंजेस तो टेंशन चेंजेस, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट, हमेशा पॉइंट से दूर की तरफ लगती है टेंशन। कहां लगती है? हमेशा पॉइंट से दूर की तरफ लगती है, ठीक है। देख लो यहां पर, पॉइंट से दूर की तरफ, 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 हमेशा पॉइंट से दूर की तरफ लगती है। और स्ट्रिंग चेंजेस तो टेंशन चेंजेस। क्लियर है। ये दो पॉइंट आप टेंशन के बारे में ध्यान रखो तो आपका काम बन जाएगा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेंशन, तो टेंशन इज द फोर्स which exists in string when it is connected to block, when the strings are connected to pulleys and blocks, तो the force which comes under the string is known as tension। क्लियर है। हम ऐसे टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल शब्दों में एकदम, ठीक है। बाकी टेंशन आपके लिए सवालों में ज्यादातर यूज होने वाली है, तो आपके लिए दो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि स्ट्रिंग चेंजेस तो टेंशन चेंजेस, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट। क्लियर है। तो आप हर पर्टिकुलर सवाल में टेंशन को बना पाओगे कि टेंशन कहां पर कैसे लग रही है, ठीक है। मैं अभी सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसका क्या यूज है और मैं इसको क्यों सिखा रहा हूं। क्लियर है। तो ये है आपका ऐसा। और इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमने 90% जो हमारे सवाल आने वाले हैं उसमें हमारा एक एजम्पशन रहेगा कि स्ट्रिंग्स हैं, पुलीज हैं, वो मासलेस हैं। और इस एजम्पशन के बेसिस पे ही ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स इसके बिना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, दीज टू पॉइंट्स can be considered only after the certain assumption. These 2 points can be considered only after certain assumptions। ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर मैं ये assumptions लूंगा तो मैं ये दो पॉइंट बोल सकता हूं कि स्ट्रिंग चेंजेस तो टेंशन चेंजेस एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट। स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन चेंजेस मतलब टेंशन इन अ स्ट्रिंग रिमेन सेम। एक ही स्ट्रिंग रहेगी तो टेंशन सेम रहेगी। देखो एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम है। इसका कंफ्यूज ना हो तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आप ऐसा कुछ पुली ब्लॉक सिस्टम टाइप का बना लो। अब देखो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो यानी कि 5 जगह आपको टेंशन बनानी है। इस पॉइंट पे, पॉइंट से अवे पे यानी ऊपर की तरफ जो भी टेंशन T1 है, इस पे अवे तो यानी नीचे की तरफ T1, इस पे ऐसे यहाँ पे T1, इस पे ऐसे यहाँ पे T1 मतलब T2 बोल लो आप इसको, और यहाँ पे ऐसे सपोज कुछ भी T3। क्लियर। इस तरीके से आपको टेंशन ड्रॉ करनी है। क्लियर कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टेंशन इफ स्ट्रिंग इज सेम टेंशन इज सेम, स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन चेंजेस, स्ट्रिंग इज सेम टेंशन इज सेम, स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन चेंजेस। वेरी सिंपल। इतनी चीजें आपको दिमाग में रखिए आप बस अभी के लिए।
अभी सवाल कराऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। पॉज करिए, उतारिए। आई होप हो गया होगा। ठीक है भाई, तो हमने अभी टेंशन डिस्कस कर ली। अब मैं आपको दोनों पे बेस्ड एक एक सवाल करा देता हूँ फटाक से। सवाल तो क्या, बेसिकली फटाक से आप एक काम करो, मैं एक दोनों पे बेस्ड एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आप 5 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, उसमें आप टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल कुछ इस प्रकार है। ये एक सरफेस है, या नीचे एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ एक सरफेस है, एक सरफेस है, इधर ऐसे सरफेस, ये कांटेक्ट में है, इधर कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन है। क्लियर है? तो इस तरीके की है। तो इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा और कैसे आएगा। आपको नॉर्मल रिएक्शन के एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और इस सवाल में आपको टेंशन ड्रॉ करनी है। ऐसा ठीक है। यहाँ पे कुछ दीवार टाइप की है, ऊपर दीवार है, रस्सी बंधी है, यहाँ पे M1 M2 मास लटके हुए हैं, आपको टेंशन बनानी है इसमें। और ये 2 वेज रखे हुए हैं, मतलब ये वेज टाइप का, वेज कंस्टेंट टाइप का है, और इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने हैं। चलो पॉज कर लो, फटाफट ट्राई कर लो। भाई सुनो, चलो आ जाओ, सुनो, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर जहां जहां नॉर्मल रिएक्शन बनाने का तरीका मैंने अभी सिखाया कि जहां जहां पर सरफेस हो कांटेक्ट में, वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस बनेगा। क्लियर है? अब कहाँ है सरफेस कांटेक्ट? सबसे पहले तो ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये वाला सरफेस इस पे कैसे और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सपोज नॉर्मल रिएक्शन 1, और ये इंक्लाइन प्लेन इस सरफेस पे इसका रिएक्शन देगा N1। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कांटेक्ट में, तो सोचो ये इधर ऐसे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन N2, और ये जो भी सरफेस है ये इसको वापस देगा ऐसे N2। सही है? यहाँ पे देखें तो ये इस पे ऐसे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वापस देगा, और यहाँ पे ये ऐसे लगाएगा इधर N3 N3। तो बेसिकली 3 जगह नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, वो इस तरीके से आएंगी। तो ये मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था। अब इसका यूज आपको सवालों में पड़ेगा, अभी मैं सवाल कराऊंगा, आपको यूज पड़ेगा, ठीक है। आपको नॉर्मल रिएक्शन बनानी पड़ेगी, कैसे बनानी पड़ेंगी, कैसे सवाल बनते हैं, अभी सब समझ में आएगा। क्लियर है? अभी आपको बस इतना सीखना है कि कहाँ जहाँ सरफेस कांटेक्ट में है वहां पे आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सही बात है। यहाँ पे आप बताएं टेंशन कहाँ लगेगी, किधर लगेगी। तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कांटेक्ट में, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे इधर लगेगा, 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 ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अब ये वाला कंसेप्ट लगा लिया। अच्छा, अब स्ट्रिंग सेम तो
टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंजेस तो टेंशन चेंजेस, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंजेस टेंशन चेंजेस, बट स्ट्रिंग फिर सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंजेस अगेन तो T3 बोलो समझ आया क्या? आई होप समझ आया होगा, और इन दो एग्जाम्पल में आपको सब समझ आ गया होगा। तो फटाफट ड्रॉ कर लो और आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब पढ़ेंगे वो है हमारा FBD। उसके बाद हम सवाल करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे एंड देन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा डायनामिक्स पढ़ के, ठीक है। चलो, तो अब बात आती है FBD की। अभी क्या है FBD? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है ये? बेसिकली क्या है, जब हम फिजिक्स पढ़ना चालू करें 11th में, तो जब हम इस चैप्टर में आए तो हमको क्या है कि एक ही जगह पे बहुत सारे फोर्सेस, एक ही ब्लॉक पे बहुत सारे फोर्सेस जब लग रहे हो तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। क्योंकि फोर्सेस कहाँ क्या लग रहे हैं, हमको डायरेक्शन 5-7 फोर्सेस की एक साथ ध्यान में रखनी है ना, एक्सेस वैक्सेस उनको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम का सवाल है या कुछ भी, तो एक कंसेप्ट डेवलप किया गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है ये कंसेप्ट? सुनिए, कंसेप्ट कहता है कि बॉडी को पॉइंट मास मान लो, जैसे बड़ी सी बॉडी है, बड़ा सा कंटेनर है, तो उसको एक पॉइंट मान लो। क्या मान लो? एक पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक इंक्लाइंड प्लेन था, उस पे ये मास m रखा था, ठीक। अब इस मास m पे हमें पता है फोर्स कौन सा लग रहा है, हमें पता है mg इधर कहीं लग रहा होगा, सही है। अगर ये थीटा है कुछ भी, हम बस इतना जानते चलो mg इधर लग रहा होगा, क्लियर है, चलो इतना ही समझो आप। अब ये जो mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसके हम ना दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। किस में पढ़ा? चैप्टर 4 में पढ़ा। देखें कैसे, ध्यान से देखें। थोड़ा अच्छे से इधर समझें, इसको बड़ा बनाए थोड़ा। इस बॉडी को पॉइंट बॉडी मान लें, FBD कहता है, मान लिया, ठीक है। mg नीचे ऐसे लग रहा है। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ऐसे अगर इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो लॉजिकल सी बात है, हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है ये हमारा क्या है? थीटा है। कैसे पता चला ये थीटा है? क्योंकि देखो, जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा 90 है तो ये थीटा है। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा हुआ, नहीं हुआ? और ये 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इसके, तो ये कितना बचा? ये थीटा बचा। तो यानी कि अगर मैं समझूं ध्यान से, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ऐसे थीटा है और ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब ये अगर थीटा है तो हम जानते हैं कि हम ना किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा सीखा होगा आपने कि ऐसे कोई क्वांटिटी है, सपोज v, इसका ऐसे थीटा है, तो इधर ऐसे v cos थीटा लिख दो और इधर ऐसे v sin थीटा लिख दो। मतलब थीटा की तरफ cos थीटा, थीटा से दूर sin थीटा, ठीक है। तो आपने जो ये चीज पढ़ी हो यहाँ अप्लाई करो। देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा
और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा। क्या ये क्लियर हुई सबको बात? 2 मिनट देख ले, सोच ले, समझ ले। मैंने mg के 2 कंपोनेंट करे, mg cos थीटा एंड mg साइन थीटा। क्लियर है क्या? ठीक है। यहाँ पे और चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ, ये सरफेस इस पे इधर कहीं ऐसे लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और सरफेस पे ये चीज उल्टा लगा रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? तो यानी कि ये अगर मैं पॉइंट बोला था जो मैंने, इस पॉइंट को मैं नॉर्मली ऐसे बना लूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स देखूं तो फोर्स जो लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे mg लग रहा है, ऐसे बना दूं और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बना दूं, या फिर ऐसे भी बना सकता हूं। ध्यान से देखना, mg साइन थीटा ऐसे बना दूं, mg cos थीटा ऐसे बना दूं और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना दूं। अब इसका रिएक्शन पेयर है ये तो ठीक है। तो मतलब किसी बॉडी को पॉइंट मास मान के या पॉइंट बॉडी मान के या एक पॉइंट मान के उस पॉइंट पे लगने वाले या उस बॉडी पे लगने वाले जो सारे के सारे फोर्सेस हैं उनको प्रेजेंट कर देना एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन में, सारे फोर्सेस को, एक बॉडी को पॉइंट मास मान के उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को एक प्लेन में इस तरीके से प्रेजेंट कर देना FBD कहलाता है। क्या कहलाता है? FBD कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को मैंने फ्री कर दिया है ना, ऐसा एक डायग्राम बनाया। मैंने बोला कि ये जो मास इधर रखा है ये साहब एक पॉइंट है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक ऐसे mg लग रहा है नीचे और ऐसे एक n लग रहा है, बस यही दो फोर्स लग रहे हैं। या फिर ये ऐसा बोल सकते हो। तो एक ही बॉडी के बहुत सारे FBDs हो सकते हैं क्योंकि उस पे फोर्सेस को दिखाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो अकेला mg दिखा देता या ऐसा कंपोनेंट करके दिखा देता। बात समझ में आई? तो क्या FBD की फील आई है ना? तो FBD में हम क्या समझ सकते हैं? FBD को एज्यूम, पहली चीज तो ये एज्यूम बॉडी टू बी पॉइंट बॉडी, ठीक है, represent all the forces acting on body, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोर्सेस शुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सेम रेफरेंस फ्रेम। कैसी, क्या चीज? सेम रेफरेंस फ्रेम। ये क्या बात है भाई? वो ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो फोर्सेस तुमने देखे, या तो तुम ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, ये एक अलग रेफरेंस फ्रेम है, ये एक अलग रेफरेंस फ्रेम है। ये कहीं से देख रहे हो तो एक देखने का तरीका ये है और एक देखने का तरीका ये है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको वो सिर्फ खड़ा है, उसको मैं देख रहा हूँ, मैं खड़े होके ग्राउंड पे, तो वो मुझे रुका हुआ ही दिखेगा। मैं खड़ा है, ठीक है, मेरे को भी दिख रहा है। पर मैं कार में चलते हुए उसको देख रहा हूँ तो वो मुझे चलता हुआ दिखेगा। बात समझ में आई? मैं कहाँ से देख रहा हूँ उस चीज पे, उस चीज से बहुत चीजों पे फर्क पड़ जाता है ना? तो देखने से, मैं एक जगह से देखूंगा तो एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, शायद 4 लग रहे हो। दूसरी जगह से देखूंगा तो शायद उस पर 10 फोर्स लग रहे हो। बात समझ में आई? इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दे के बताया। बात समझ में आई क्या? फोर्स वही लग रहा था, पर मैं अगर कहीं और से देखूंगा तो क्या मुझे ये भी दिख सकता है? हाँ कि ना? थोड़ा सोच के देखो, बड़े हो गए हो, 11th में आ गए हैं, थोड़ा सोचे, है ना? तो ये है आपका FBD। बॉडी को क्या मानो? पॉइंट मास मानो, बहुत सिंपल, ठीक है। और रिप्रेजेंट कर दो सारे फोर्सेस उस बॉडी पे लगने वाले। और ये ध्यान रखो कि फोर्सेस एक ही रेफरेंस फ्रेम से देखे हुए होने चाहिए। या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, दोनों नहीं चलेंगे। इससे करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक वो फॉलो करोगे, ये करोगे तो इससे हो जाएगी। एक रेफरेंस फ्रेम से चलो। बात समझ में आई? बताओ।
आई थिंक पॉज करके उतार लिया होगा जिनको भी अगर लिखना हो। चलो तो अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, एनी बॉडी will remain in its state until and unless there will be external force on it, ठीक है। तो उस पर बेस्ड सवाल करते हैं थोड़े, कैसे बन सकते हैं उस पर बेस्ड सवाल। किताबों वगैरह में ज़्यादा नहीं दिए हुए होते हैं, उसको नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है, बट फिर भी इस पर सवाल बन सकते हैं। तो उस तरीके के सवाल कैसे करते हैं जो आते भी हैं आपके में, है ना। इक्विलिब्रियम पर बेस्ड सवाल, ऐसा लिख लो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालनी हो तो डाल सकते हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल का क्वेश्चन ही है, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है कि एक ऐसे ब्लॉक लगा, फिर एक ऐसे ब्लॉक लगा, ऐसे लटक रहा। ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, ठीक। अब लॉजिकल सी बात है कि यहाँ पे कुछ टेंशन आएगी। तो सवाल मैंने पूछ लिया, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, तो इन स्ट्रिंग्स अलग अलग होगी ना, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंजेस, टेंशन चेंजेस। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स इफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। सपोज ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया आपसे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो आप पॉज करके, मैं तो करा ही रहा हूं। इसका दिमाग चल रहा है वो सॉल्व करने का ट्राई करें, इसका नहीं चल रहा है वो सुने। आओ सुनते हैं। तो भाई देखो यहां पर क्या है, ऐसा ब्लॉक है। तो सबसे पहले तो हमें दिमाग में हमने सीखा, सर ने सिखाया कि यार टेंशन सबसे पहले मुझे ड्रॉ करनी चाहिए। यहां पर जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा, यहां पर जो टेंशन है वो नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा। क्लियर? सपोज ये T1, ये T1, यहाँ पे ये कुछ T2, यहाँ पे कुछ T2। क्लियर है? टेंशन तो ड्रॉ हो गई, यानी मुझे T1 और T2 निकालने हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो एक कंसेप्ट काम आया कि भाई साहब सर ने अभी टेंशन सिखाई थी, टेंशन बनाना। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, तो पहले पता तो होना चाहिए कि स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ लग रही है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो सर ने सिखाया टेंशन बनाना, तो हमने बना दी। अच्छा, दूसरी चीज कैसे सॉल्व करें, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। तो सुने, देखें, ये चीज इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, ये भी इक्विलिब्रियम में रहने वाली है। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों पे सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो खुद से सोच के देखो, नेट फोर्स उस पर क्या होगा? 0। बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, नेट फोर्स 0 होगा। सही बात है, नेट फोर्स 0 होगा। तभी तो मैंने बोला कि ये किसकी प्रॉब्लम्स है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम है। क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। बात समझ में आई? रुकी है तो रुकी रहेगी। चलो देखते हैं, 5 kg और 2 kg, तो 5 kg का FBD बना रहा हूं, और फिर यहाँ पे 2 kg का FBD बनाता हूं। 5 kg 2 kg, तो 5 kg के FBD में मुझे पता है कि नीचे लग रहा है 5G mg, सही है, फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है T1। अब तुम बोलोगे सर ये भी इधर ऐसे, उस सब की जरूरत नहीं। इस पे देख कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे mg और ये T1 और 5G। क्लियर है? इस पे देखो, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नीचे T1 लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, और नीचे कुछ और लग रहा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, कुछ और लग रहा है। इसका 2 kg का 2G भी लगेगा ना नीचे। हाँ, तो ध्यान से देखो, यहाँ नीचे एक 2G लगेगा,
नीचे T1 भी है और ऊपर क्या है, ऊपर आपका T2 है। बोलो क्लियर है। तो ये आपने एफबीडीज बना दिया। इसको पॉइंट मानना नहीं तो ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। लो क्लियर है। ये आपके क्या हो गए, एफबीडीज हो गए। गॉट इट। एफबीडीज बना दिया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जानते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या जानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी नेट फोर्स x में भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स y में भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स z में भी 0 होना चाहिए। अभी इसमें तो आपको नॉर्मल x में ही काम का है, क्योंकि ये y में ही काम का है, एक ही एक्सेस है, ठीक है, y एक्सेस। तो y नेट फोर्स इन y एक्सेस 0 कर दो। नेट फोर्स इन y एक्सेस 0 करोगे तो लॉजिकल सी बात है कि देखो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नेट फोर्स, इधर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी T1 बराबर 5G है। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि T1 की वैल्यू आ गई आपकी 50 न्यूटन, अगर आपने G को 10 माना है। क्लियर है, क्लियर है। और T2 बराबर क्या आएगा, इस पे जब आप फोर्स बैलेंसिंग करोगे तो T2 बराबर आएगा 2G प्लस T1। ये आ गया 20 प्लस T1 की वैल्यू 50, यानी T2 की वैल्यू आ गई 70 न्यूटन। तो आपसे क्या बोला गया था कि टेंशन फाइंड करो दोनों स्ट्रिंग में, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने कैसे अप्रोच किया उस प्रॉब्लम को, हमने सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करी उस पर्टिकुलर सिस्टम में। और हमने बोला इस टेंशन को कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के एफबीडीज ड्रॉ करते हैं, फिर नेट फोर्स को 0 कर देंगे क्योंकि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो दोनों के एफबीडीज बनाए, फिर नेट फोर्स को 0 कर दिया और उसको सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, T1 और T2 मिल गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और करते हैं, इसको उतारें आप। ओके, तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बताओ टेंशन निकालो। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल आपको किताबों में मिल जाएंगे, इधर उधर मिल जाएंगे, है ना। इनके एक्सटेंडेड वर्जन में भी पहुंचेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल। चलो और करते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइम पास सवाल आप खुद बना सकते हो घर पे बैठ के। तो चलो और ट्राई करते हैं। सपोज ऐसा कुछ है कि यहाँ पे कुछ 5 kg का मास है, ऐसे कुछ है, ठीक है। टेंशन निकालनी है दोनों स्ट्रिंग में, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल आपका है, आप बोल दो तो 37 डिग्री ले लो। क्या चीज़, 37 डिग्री। 37 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू, मैं आपको वैल्यूज भी बता देता हूँ अभी सारी उसकी। तो 37 डिग्री पे ऐसा कुछ फिगर है, दो जगह आपके वेज है ना, और ये आपका 5 kg लगा हुआ है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपको बतानी है टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। सेम सवाल, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, find tension in both the strings when system remains in equilibrium। चलिए करिए।
तो देखो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको, हम ऐसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करेंगे। हमें पता है यहाँ पे टेंशन हमें लगेगी, यहाँ कुछ टेंशन बना देते हैं T1, यहाँ कुछ हो गया ऐसा T1, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे हमें लगेगी टेंशन, तो यहाँ T2 बना दी, यहाँ पे इधर T2, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे फोर्स बैलेंसिंग करनी है और मुझे यहाँ पर एक ही बॉडी है मेरे पास, ये 5 kg। तो इस 5 kg पे मेरे को फोर्स बैलेंसिंग करनी है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना आना चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया ये रही मेरी 5 kg साहब। अब इस 5 kg पे नीचे लग रहा है 5G, इधर लग रहा है T1 और इधर किसी एंगल पे ऐसे लग रहा है T2, क्लियर है। और ये जो एंगल है यहां से बन रहा है जो एंगल, ये 37 डिग्री है। क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आया? क्लियर है। मैंने एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस बना दिए, बात समझ में आई। एक पॉइंट पे ले जाके सारे फोर्सेस को कनेक्ट कर दिया, दिस इज द पॉइंट, ऐसा समझे, ठीक। इसको और अच्छे समझना हो तो ऐसे समझ लेना। ये पॉइंट था, यहाँ T1 ऐसे लग रहा, यहाँ 5G लग रहा और यहाँ T2 लग रहा, और ये जो एंगल आपको दिया ये आपको 37 डिग्री दिया। कितना दिया? 37 डिग्री। तो अब आप बोलोगे कि साहब इसमें क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो इन तीन जो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इनके रिजल्टेंट को 0 करके आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको वेक्टर आता होगा तो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। अब इसमें वेक्टर की जरूरत है। देखो ध्यान से देखो, तो हम जब इस ये जो भी हमारा T2 है, इस T2 के जब हम दो कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। यहाँ वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा T2 sin 37 और यहाँ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T2 cos 37। अब हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ के फोर्सेस और यहाँ के फोर्सेस 0 होने चाहिए, तो ऐसे 0 होने के लिए ये बराबर ये होना चाहिए, ऐसे 0 होने के लिए ये बराबर ये होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। सही बात है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा Fx0 और सिग्मा Fy0। तो सिग्मा Fx0 मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन बराबर 0, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन बराबर 0। समेशन मतलब सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन के जोड़ दो बराबर 0, यानी कि वो तभी होगा जब T2 cos 37 बराबर T1 हो जाए, और ये कब होगा? जब T2 sin 37 बराबर T2 हो जाए, सॉरी 5G हो जाए। क्या हो जाए? 5G। T2 sin 37 5G के बराबर, यानी T2 sin 37 50 के बराबर हो गया। अब देखो sin 37 और cos 37 की वैल्यू पता होगी तो ही अनसॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे फटाक से बनाओ और लिखो sin 37 cos 37। sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5 और tan 37 की भी याद रख लो साथ में 3/4। क्लियर? तो ये है। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे यूज करो, तो चलो यूज करो। चलो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा? T2 sin 37 बराबर 5G यानी 50। sin 37 की वैल्यू रख देता हूं, कितनी है sin 37 की वैल्यू? 3/5, यानी T2 की वैल्यू आई वो कितनी आई? 250/3 न्यूटन आई। कितनी आई? 250/3 न्यूटन। और ये वैल्यू वहां रख दूंगा, मुझे T1 मिल जाएगा, cos 37 की वैल्यू रख देना। तो T2 की वैल्यू कितनी आई? 250/3 इंटू cos 37 4/5 बराबर T1। ये जो भी वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है? T1 की आ रही है।
तो कैलकुलेशन अलग बात है, कैलकुलेशन तो ठीक है, आप लोग बेसिक मैथ्स 10th का जानते हो तो उतना कैलकुलेशन कर लोगे अगर आपको ये वैल्यूज याद होंगी तो। बेसिक आपको समझना क्या था, फिजिक्स वहीं खत्म हो गई थी कि इसमें क्या करना है, आपको टेंशन ड्रॉ करनी है, फिर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसके जो भी फोर्सेज हैं वो सारे रिप्रेजेंट हो गए, फोर्सेस के सारे कंपोनेंट्स ले लो, फिर सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ बाई जीरो, सिग्मा एफ जेड जीरो, मतलब सारे डायरेक्शन के फोर्सेस जो नेट फोर्स है वो क्या कर दो, जीरो कर दो, मतलब फोर्स बैलेंसिंग कर दो आप। तो E1 बराबर ये बराबर ये, दो इक्वेशन मिल जाएंगी, उनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पिछले सवाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो आराम से सोचे समझे देखें। पॉज करके लिख ले जल्दी से, इसको आप सॉल्व करके निकाल लेना T1 कितना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी मैं एक कराता हूँ, फिर एक ऐसा कैसा होमवर्क देता हूँ, वो आप ट्राई कर लेना, या फिर यही आप ट्राई करना, है ना, ये आप ट्राई कर लेना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो अभी है, इसका सॉल्यूशन जिसको चाहिए वो मुझसे मांग लेगा। ये आपका होमवर्क है, इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे ये है, ये √3 kg है, ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, वही सेम है क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फटाफट से सवाल उतार लो, होमवर्क लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इन सवालों को। तो अब नेक्स्ट सवाल आपका ऐसा है कुछ कि ऐसा कुछ वेज है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे आपने सपोज एम मास रख दिया, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा गया कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, पहली चीज पूछी गई टेंशन इन स्ट्रिंग, दूसरी चीज आपसे पूछी गई नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक, तो ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, ये आपका थीटा एंगल दे दिया उसने। ठीक है, तो ट्राई कर ले, आपको करना हो अगर तो पॉज करके, बाकी मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है कि ये m मास है, ये थीटा है। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंशन यहां लगेगी। ठीक, दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये दो चीजें निकालनी है। क्लियर है? यानी इस बॉडी पे, ये एम ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रही, बाकी और कुछ कहीं कहीं लग रहा होगा।
एम जी जैसे इधर लग रहा, ठीक। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं और निकालना है हमें एन और टी। तो दिया है हमें सिर्फ मास एम, तो यानी एम जी ऐसे लग रहा है और ये थीटा दिया है, ठीक है। तो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम जी एन थीटा, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ एम जी एंड थीटा, इनके टर्म्स में निकालना है, हमको वैल्यूज नहीं दी। ऐसा कैसे करें? तो इसकी अप्रोच बहुत सिंपल है। एफबीडी बनाना है इस मास का, तो सबसे पहले ऐसे बना लो। यहाँ पे ये एम मास ऐसे रखा होगा, हमको पता है कि सर एम जी इधर कहीं लग रहा होगा। हमेशा याद रखो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे एम जी इसका कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा। रट लो आप इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई एम मास का ब्लॉक रखा हो तो उसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, रट लो आप। तो ये अगर थीटा है तो सही है, सही है। अच्छा, और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? और यहाँ पे हमें पता है यहाँ ऐसा एन लग रहा, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ये जो भी यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हमें फोर्सेस दिख गए कि यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन है, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा है। क्लियर? अब ये तो मैंने तब बनाए जब मैंने एम जी के कंपोनेंट्स लिए। अब सोचो अगर मैं एम जी के कंपोनेंट्स अगर नहीं लेता तो इसी का एफबीडी कैसे बनता? ऐसे बनता क्या? देखो एम जी, यहाँ पे ऐसे एम जी होता, यहाँ कहीं टेंशन टी होता, और यहाँ कहीं नॉर्मल रिएक्शन एन होता। बोलो बनता नहीं बनता? तो इस केस में हमें अगर ये एंगल्स वगैरह ढूंढने पड़ते, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती, बहुत दिमाग लगाना पड़ता, बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ती, तब जाके एंगल वेंगल निकाल पाते, क्योंकि थीटा ही दिया था और कुछ दिया था नहीं। तो इसमें बहुत दिक्कत पड़ती। तो इसकी बैलेंसिंग करने की बजाय मैंने क्या किया, एम जी के दो कंपोनेंट करे, एम जी कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर मैंने बोला कि क्यों ना मैं हमेशा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली क्यों मानता हूं, मैं इस बार एक्स एक्सिस ये वाली मान लेता हूं, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये हो गई। बात समझ में आई? एक्सिस ही बदल दो, ये एक्स हो गया हमारा साला और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स वाले सारे फोर्सेस जीरो कर दो, वाई वाले सारे फोर्सेस जीरो कर दो। सर हम एक्सिस बदल सकते हैं, ये क्या सही है? हाँ बदल सकते हो, एक्सिस तो तुम्हारे ऊपर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हारे ऊपर है। 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 50D है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने डायमेंशंस देख पा रहे हो पर्टिकुलर चीज में। सही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये t बराबर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और ये n बराबर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल हमने सिग्मा एफ एक्स जीरो किया और सिग्मा एफ बाई जीरो किया, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का जो नेट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, और वो तभी होगा जब इसका x का नेट और y का नेट दोनों का जीरो होगा। वो तभी होगा जब t बराबर एम जी साइन थीटा और n बराबर एम जी कॉस थीटा। तो हमने टेंशन भी निकाल दी कि टेंशन एम जी कॉस साइन थीटा है, और नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल दिया कि एम जी कॉस थीटा है। यानी हमें इतना क्लियर हो गया कि ये नॉर्मल रिएक्शन ने इसको बैलेंस कर दिया और ये टी ने इसको बैलेंस कर दिया, ब्लॉक वहां का वहीं रखा रहा। बहुत सिंपल। सोचो, टी ने इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, ब्लॉक वहां का वहीं है। सिंपल है ना? सोचो, इनको सोचो, ये ब्लॉक इधर एम जी साइन थीटा लग रहा था, खींच रहा था, मतलब रस्सी ने उसे रोक लिया, इसने इसको ऊपर धक्का दिया, इसने इसको नीचे धक्का दिया, तो इसने भी इसको कुछ ना कुछ ऊपर दिया। ठीक है? सो आप आराम से पॉज करो, लिखो, सोचो।
ओके, तो चलो आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं अपन ऑलमोस्ट। तो ठीक है, चलो लास्ट सवाल है आज का। अब कुछ मत करो, यहाँ पे हम एक मास ले लो, यहाँ पे एक पुली कनेक्ट कर दो, ठीक है, पुली से ऐसे यहाँ पे एक और मास कनेक्ट कर दो, ठीक। कुछ नंबर्स अगर आपको लेने हो तो आप ले सकते हो, ये 5 kg ले लो, ये 2 kg ले लो, ठीक। ये आप थीटा ले लो, यहाँ पे जो भी आपकी टेंशन आएगी, ठीक है, टेंशन है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। तो आपको जो भी नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे एन लग रहा होगा, यहाँ पे जो भी टेंशन आई होगी टी, ठीक है। आपको ये फाइंड करनी है, फाइंड T1 T2 M, ये आपको फाइंड करना है, एंड थीटा ऑल्सो, थीटा, ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है, T1 T2 N एंड थीटा। आपको दिया है 5 kg 2 kg पुली, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, वो एजम्पशन आपको दिया ही है सब जगह, तभी आप टेंशन स्ट्रिंग चेंज करते टेंशन चेंज कर दे रहे हो और एक स्ट्रिंग में टेंशन को सेम रख रहे हो, ठीक है। वो सारे कंसेप्ट आप लगा रहे हो, मतलब सारे एजम्पशंस लिए हुए ही हैं ऑलरेडी, आपको लिख के आएगा सवालों में, नहीं लिखा है तो एजम्पशन लेना है आपको, ठीक है। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, मैं कराता हूं फिर। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फाइंड T1 T2 N एंड थीटा। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या T1 और T2 अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सबसे पहली बात हमें ये सोचनी है, क्या यहां पर स्ट्रिंग चेंज हुई है? अगर पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो T1 T2 सेम होंगे कि अलग होंगे? पहली चीज तो हमें यही सोचनी है। अगर आप सोच के देखें तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन इधर होगी वही टेंशन इधर होगी। मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा था फाइंड T1 T2 एंड N, तो सबसे पहले आपको सवाल में ही गलती ढूंढनी थी, फाइंड T एंड थीटा। क्लियर है? अब T एंड और थीटा के लिए बहुत सिंपल सा सवाल है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 2 kg का आप एक करो, क्या करोगे, 2 kg का FBD बनाओगे, बोलोगे यहाँ पे 2G लग रहा है, यहाँ पे T लग रहा है, बैलेंसिंग कर दो तो T बराबर 2G हो गया, यानी 20 आ गया, T की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। अच्छा, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ की बैलेंसिंग करो, तो आप बोलोगे ये 5 kg जो ऐसे रखा था, यहाँ पे ऐसे 5G लग रहा था, ठीक, और यहाँ पर कुछ इसका N लग रहा था, और यहाँ पर इधर T लग रहा था, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने ये थीटा एंगल पे ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। मैंने बोला ये आ गया आपका 5G cos थीटा, ये आ गया आपका 5G sin थीटा। मैंने बोला ये T बराबर 5G sin थीटा हो जाएगा और N बराबर 5G cos थीटा हो जाएगा। इसकी बैलेंसिंग, इस पे जब हम नेट फोर्स को 0 करेंगे तब, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिला T बराबर 5G sin थीटा और N बराबर 5G cos थीटा, ठीक। अब देखो T हम निकाल चुके हैं, T आ चुका है, अब क्या चाहिए तुम्हें, N और थीटा, ठीक। तो अच्छा देखो, यहाँ पर अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको थीटा मिलेगा, सेकंड से आपको फिर N मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट से आप थीटा निकालो पहले,